हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? ऑप्शन ए पीठ की, ऑप्शन बी कान की, ऑप्शन सी जबड़े की और ऑप्शन डी जांघ की। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। तेलंगाना में हुआ टनल हादसा, 8 मजदूर फंसे। एंट्री पॉइंट से 14 किलोमीटर दूर 3 मीटर हिस्सा गिरा। 4 दिन पहले शुरू हुआ था काम। खबर है कि तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में शनिवार सुबह SLBC यानी श्री सैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा गिर गया, जिसमें 8 मजदूर फंस गए। हादसा सुरंग के एंट्री पॉइंट से 14 किलोमीटर अंदर हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक छत का तकरीबन 3 मीटर हिस्सा ढह गया है और टनल का काम काफी समय से रुका हुआ था। 4 दिन पहले ही दोबारा काम शुरू किया गया था। बता दें कि भागर कुर्नूल के SP वैभव गायकवाड़ ने बताया कि सिंचाई परियोजना का काम करने वाली कंपनी की 2 रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। वहीं कंपनी के मुताबिक घटना के दौरान 50 मजदूर घटना स्थल पर मौजूद थे। PM के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए गए शक्तिकांत दास 6 साल रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। दिसंबर में रिटायर हुए। 75 दिन में PMO पहुंचे। खबर है कि भारत के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को शनिवार को भारत के प्रधानमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार में अपॉइंटमेंट कमेटी की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 के रूप में यहां शक्तिकांत दास की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ या फिर अगले आदेश तक जारी रहेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को समाप्त हुआ था। शक्तिकांत दास 12 दिसंबर 2018 को RBI गवर्नर बनाए गए थे। उनके कार्यकाल को बाद में 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया था और रिटायरमेंट के 75 दिन में ही वे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी PMO पहुंच गए हैं। पंजाब सरकार ने 232 लॉ अफसरों से मांगा इस्तीफा। 7 दिन में 5 बड़े फैसले। 52 पुलिस कर्मियों की बर्खास्तगी। DC SSP को भ्रष्टाचार रोकने के निर्देश। दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद पंजाब सरकार अब एक्शन मोड में है। विजिलेंस चीफ को हटाने और मुक्तसर साहिब DC को सस्पेंड करने के बाद अब राज्य के कानून अधिकारियों से इस्तीफा मांगा जा रहा है। करीब 232 अधिकारियों से इस्तीफा मांगा जा रहा है और इन सभी कानून अधिकारियों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल में राज्य का पक्ष रखने के लिए नियुक्त किया गया है। वहीं सरकार ने 7 दिन में अब तक 5 बड़े फैसले लिए हैं। हालांकि इस बारे में पंजाब के एडवोकेट जनरल AG गुरमिंदर सिंह का कहना है कि यह सब कुछ एक तय प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि इन अधिकारियों की नियुक्ति 1 साल के लिए होती है। फरवरी महीने में भी इनकी नियुक्ति समाप्त हो रही है और सरकार का उद्देश्य कार्यालय के कार्यों को व्यवस्थित और सुदृढ़ करना है। सांसद अवधेश प्रसाद ने महाकुंभ को सनातन का अपमान बताया। बोले, भाजपा सरकार ने महाकुंभ को कलंकित किया जो कभी मिट नहीं पाएगा। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन पर तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में भी महाकुंभ का आयोजन हुआ था, एक चिड़िया भी नहीं दबी थी और इस महाकुंभ में असंख्य लोगों की जानें गई है। महाकुंभ में हिंदू धर्म और सनातन धर्म का खुलकर अपमान हुआ है। यह मैं नहीं कह रहा, ये बातें एक शंकराचार्य ने कही है। भाजपा सरकार ने महाकुंभ को कलंकित किया है और भाजपा सरकार इस कलंक को कभी धुला नहीं पाएगी। बता दें कि यहां अयोध्या में कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद 27 फरवरी को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने बताया कि जनपद में कई घटनाएं हुई हैं। 1 दर्जन से ज्यादा जघन्य घटनाएं हुई हैं। सामूहिक दुष्कर्म हुआ है और इन सभी घटनाओं को लेकर जिला मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी। भारतवंशी रूबी ढल्ला कनाडा PM की रेस से हुई बाहर। चुनावी खर्च में गड़बड़ी पर अयोग्य करार। बोली, मेरा सपोर्ट बढ़ता देख पार्टी घबरा गई। भारतीय मूल की रूबी ढल्ला कनाडा में प्रधानमंत्री पद की रेस से बाहर हो गई हैं। लिबरल पार्टी ने उन्हें इस पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया और इसी के साथ ही उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना खत्म हो गई है। पार्टी की वोटिंग कमेटी की जांच में सामने आया कि रूबी ढल्ला ने चुनाव में खर्च समेत कुल 10 नियमों का उल्लंघन किया है। ये जानकारी लिबरल पार्टी के नेशनल डायरेक्टर आजम
इस्माइल ने दी है। इस्माइल के मुताबिक ढल्ला ने जरूरी चुनावी वित्तीय जानकारी का खुलासा नहीं किया था। इसके साथ ही आरोप है कि उन्होंने जो वित्तीय जानकारी दी थी वो भी गलत है। वहीं ढल्ला ने अपने खिलाफ लगे हुए आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि पार्टी उनके लगातार बढ़ते हुए सपोर्ट को देखकर घबरा गई है। जमानत पर आसाराम इंदौर में प्रवचन दे रहा है। 1000 से ज्यादा लोग आ रहे हैं आश्रम। एंट्री से पहले ही मोबाइल जमा करवा ले रहे हैं और स्मार्ट वॉच भी। बता दें कि नाबालिग और महिला से दुष्कर्म के केस में सजा काट रहा आसाराम जमानत मिलने के बाद इंदौर पहुंचा है। यहां कोर्ट द्वारा दी गई जमानत की शर्तों का घोर उल्लंघन हो रहा है और वह प्रवचन कर रहा है, समर्थकों से मिल रहा है और खुलकर बातचीत भी कर रहा है। आसाराम का प्रवचन सुनने के लिए उसके आश्रम में 1000 से ज्यादा लोग जुट रहे हैं। इससे पहले गुजरात के पालनपुर आश्रम का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वह सामूहिक रूप से भक्तों से मुलाकात करता हुआ नजर आया था। आसाराम को इन शर्तों पर जमानत मिली है कि वह प्रवचन नहीं करेगा। ट्रंप बोले, मेरे दोस्त मोदी को 182 करोड़ रुपए भेजे। 4 दिन में चौथी बार भारतीय चुनाव में अमेरिकी फंडिंग पर सवाल, बांग्लादेश का भी जिक्र। ट्रंप ने 4 दिन में चौथी बार भारत चुनाव में अमेरिकी फंडिंग पर सवाल उठाया है। इस बार उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त मोदी को 182 करोड़ रुपए भेजे गए। ये दूसरी बार है जब ट्रंप ने इस मामले में मोदी का नाम लिया है। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि ये फंड भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिए गए और हमारा क्या, हमें भी अमेरिका में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। इसके अलावा ट्रंप ने बांग्लादेश में भेजे गए 250 करोड़ रुपए का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल को मजबूत करने के लिए ये फंड एक ऐसी संस्था को भेजा गया जिसका नाम भी किसी ने नहीं सुना। ट्रंप ने कहा कि ऐसी संस्था को इतना पैसा मिला जहां सिर्फ 2 लोग काम करते हैं। वो यहाँ वहां से 10-20 हजार रुपए जुटा रहे हैं और अचानक उन्हें अमेरिकी सरकार से 250 करोड़ रुपए मिल गए। मुझे लगता है कि वे दोनों अमीर बनने से बहुत खुश होंगे। जल्दी ही उनकी तस्वीर किसी बिजनेस मैगजीन में छपी जाएगी। शशि थरूर ने राहुल गांधी से पूछा, कांग्रेस में मेरा क्या रोल है? महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने नहीं दिया जाता, पार्टी इग्नोर कर रही है, असमंजस में हूं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने पार्टी नेतृत्व से अपनी भूमिका स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि कांग्रेस में मेरा क्या रोल है। शशि थरूर ने 18 फरवरी को दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें संसद के महत्वपूर्ण बहसों में बोलने का मौका नहीं मिलता और पार्टी में उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। शशि थरूर ने कहा कि वह पार्टी में अपनी स्थिति को लेकर असमंजस में हैं और चाहते हैं कि राहुल गांधी उन्हें उनकी भूमिका के बारे में स्पष्ट रूप से बताएं। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने थरूर की शिकायतों का कोई खास जवाब नहीं दिया और न ही उनकी कोई गंभीर समस्याओं को सुलझाया। थरूर को ये महसूस हुआ कि राहुल गांधी इस मामले में कोई भी खास वादा करने को तैयार नहीं थे। महाकुंभ में मनमाना किराया वसूल रहे हैं बाइक और रिक्शा वाले। शहर में भीषण जाम, आधे घंटे की दूरी 4 घंटे में तय हो रही है। बच्चे के साथ योगी ने की मस्ती। बता दें कि महाकुंभ का 41वां दिन था और मेला खत्म होने में बस अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। आखिरी वीकेंड पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है और मेला क्षेत्र के बाहरी हिस्सों में भीषण जाम लगा हुआ है। यमुना नदी पर बने हुए ब्रिज की ओर जाने वाला रास्ता तकरीबन 7 घंटे से जाम है। लखनऊ से आई एक महिला ने बताया कि शहर के बाहर बस ने उतार दिया। इसके बाद शटल बस से मेले के लिए रवाना हुई। बस में खड़े होकर आना पड़ा। आधे घंटे की दूरी तय करने में 4 घंटे लग गए। वहीं प्रयागराज के सभी 7 एंट्री पॉइंट्स पर बाहर से आने वाली गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है और शहर से बाहर बनी पार्किंग में गाड़ी पार्क करनी पड़ रही है और यहाँ से संगम की दूरी 10 से 12 किलोमीटर है। एंट्री पॉइंट्स पर रोके गए श्रद्धालुओं को कम से कम 10-12 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। हालांकि उनकी सुविधा के लिए प्रशासन शटल बसें, ई रिक्शा, ऑटो, ठेले को चलने दे रहा है और हजारों की संख्या में बाइक वाले भी सवारी ढो रहे हैं, लेकिन ये सभी मनमाना किराया वसूल रहे हैं। पीएम से मिली दिल्ली की सीएम, मोदी 8 मार्च को महिला सम्मान योजना लॉन्च कर सकते हैं। आतिशी बोली, पहली मीटिंग में क्यों पास नहीं की? बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के विकास को लेकर पार्टी मैनिफेस्टो और विकास योजनाओं को लेकर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक सीएम ने महिला सम्मान योजना 8 मार्च से लागू करने की घोषणा की है।
संभवतः पीएम मोदी के हाथों इसकी शुरुआत हो सकती है। उधर दिल्ली में यमुना की सफाई का काम शुरू होने के बाद अब सड़कों पर पड़े हुए कचरे को हटाने का काम शुरू हो गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ शुक्रवार को मीटिंग की थी। उन्होंने अफसरों से साफ पानी की सप्लाई, सड़कों की स्थिति और बिजली ठीक करने के निर्देश दिए। वहीं दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखकर मिलने का समय मांगा। आतिशी ने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के दौरान महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन कैबिनेट की पहली मीटिंग में इस पर फैसला क्यों नहीं लिया गया। एयर इंडिया फ्लाइट की टूटी सीट पर बैठे मंत्री शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री ने कहा, क्या यात्रियों की मजबूरी का ऐसे फायदा उठाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एयर इंडिया के विमान की टूटी सीट पर बैठकर यात्रा करनी पड़ी। उन्होंने एयरलाइंस की सुविधाओं पर सवाल उठाए हैं। शिवराज सिंह चौहान भोपाल से दिल्ली आ रहे थे और यहां शिवराज की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने मामले की जांच के साथ ही एयर इंडिया को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि यहाँ शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद कुरुक्षेत्र स्थित गुरुकुल पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एयर इंडिया के प्लेन की फटी सीट को लेकर कहा कि अगर कोई चीज गलत होती है तो उसके लिए चुप होना या कुछ बोलना दो रास्ते हैं और इससे लोगों को तकलीफ होती है। ये चीज मैनेजमेंट को पता होनी चाहिए। अगर पैसे लेते हैं तो सुविधाएं भी दें। शिवराज सिंह चौहान की शिकायत के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को मामले की जांच करने और तुरंत सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश दिए हैं। अमेरिका में काश पटेल बने एफबीआई के निदेशक। भगवत गीता पर हाथ रखकर ली शपथ। खबर है कि भारतीय अमेरिकी काश पटेल ने अमेरिका की खुफिया एजेंसी संघीय जांच ब्यूरो यानी एफबीआई के 9वें निदेशक के रूप में शपथ ली है। पटेल हिंदू धर्म में मान्यता रखते हैं, इसलिए उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने उनके एफबीआई निदेशक बनाने की पुष्टि की थी। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने पटेल को शपथ दिलाई। पटेल इस पद पर क्रिस्टोफर रे का स्थान लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पटेल ने एफबीआई का नेतृत्व करना अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान बताया। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिकी सपने को जी रहा हूं और जो भी कोई सोचता है कि अमेरिकी सपना मर चुका है वह यहीं देख ले। आप पहली पीढ़ी के भारतीय से बात कर रहे हैं जो पृथ्वी पर सबसे महान राष्ट्र की कानून प्रवर्तन एजेंसी का नेतृत्व करने वाला है और ऐसा कहीं और नहीं हो सकता। मेटा कर्मचारियों की कॉपीराइट सामग्री के उपयोग पर की थी चर्चा। अदालती दस्तावेजों में हुआ खुलासा। खबर है कि मेटा के कर्मचारी सालों से कंपनी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए कानूनी रूप से संदिग्ध माध्यमों से प्राप्त कॉपीराइट कार्यों का उपयोग करने पर आंतरिक रूप से चर्चा करते रहे हैं। बता दें कि यह दावा कार्ड्रे बनाम मेटा मामले में वादी की ओर से पेश किए गए दस्तावेज के आधार पर किया जा रहा है। कर्मचारियों के बीच चैट्स में बताया गया कि मेटा ने मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए कॉपीराइट डेटा का उपयोग कैसे किया। एक चैट में मेटा के लामा मॉडल अनुसंधान टीम के वरिष्ठ प्रबंधक मेलानी कम्बादूर समेत मेटा कर्मचारियों ने उन कार्यों पर प्रशिक्षण मॉडल पर चर्चा की जिनके बारे में उन्हें पता था कि वे कानूनी रूप से जोखिम भरे हो सकते हैं। फाइलिंग के मुताबिक फरवरी 2023 की एक चैट में मेटा रिसर्च इंजीनियर जेवियर मार्टिनेट ने पुस्तकों प्रकाशनों के साथ लाइसेंसिंग सौदे के बजाय प्रशिक्षण सेट बनाने के लिए खुदरा कीमतों पर ई पुस्तकें खरीदने का विचार के रखा था। फराह खान ने होली को बताया छपरियों का पसंदीदा त्योहार। अब दर्ज हुई एफआईआर। पिछले दिनों कुकिंग रियलिटी शो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में होस्ट और कोरियोग्राफर फराह खान ने होली को लेकर एक ऐसी बात कह दी कि उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। फराह खान ने होली पर विवादित बयान देकर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है और लोग उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल कर रहे हैं। हिंदुस्तानी भाव के नाम से मशहूर इन्फ्लुएंसर विकास पाठक ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। निर्देशक और कोरियोग्राफर फराह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए खार थाने में शुक्रवार 21 फरवरी को शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायत में विकास ने दावा किया कि फराह ने होली को छपरियों का त्योहार बताया। फराह ने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिसे अपमानजनक माना जाता है। हिंदुस्तानी भाव ने यह भी कहा कि फराह की इस टिप्पणी ने उनकी निजी धार्मिक भावनाओं और बड़े हिंदू समुदाय की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है। पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ा दी ठिठुरन। 13 राज्यों में अंधड़ बारिश का अलर्ट। बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में फिर से ठिठुरन और कोहरा पड़ने लगा है। इसके अलावा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने 13 राज्यों में अंधड़ बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है।
दूसरी तरफ पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानों में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी फिर जोर पकड़ रही है। कश्मीर के कई स्थानों पर ताजा बर्फबारी शुक्रवार को हुई, जबकि मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश दर्ज की गई और इससे कई मार्ग बंद हो गए। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में रुक रुक कर हुई बर्फबारी से अटल टनल रोहतांग के दोनों छोर पर 2 फीट हिमपात होने के कारण मनाली केलंग मार्ग बंद कर दिया गया था। आपको बता दें कि 25 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय होने की चेतावनी है, जिससे 3 दिन तक हिमपात और बारिश की संभावना जताई गई है। सरकार अमेरिका से आयातित उत्पादों पर घटा सकती है टैक्स, जान लीजिए क्या होगा इसका असर। खबर है कि भारत सरकार प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी BTA के तहत उन चुनिंदा उत्पादों पर आयात शुल्क कम करने पर विचार कर रही है जिन्हें वह अमेरिका से कम मात्रा में आयात करती है। सरकार का इस बात पर जोर है कि कृषि क्षेत्र को बचाने के साथ ही स्थानीय उद्योग को नुकसान पहुंचाए बिना आयात शुल्क में रियायतें दी जा सकती हैं। इसके लिए वाणिज्य विभाग ने उन उत्पादों की पहचान करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्रों में हितधारकों के साथ चर्चा शुरू हो गई है, जहां अमेरिकी आयात घरेलू निर्माताओं के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। और रिपोर्ट्स में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि भारत और अमेरिका के बीच रेडी टू ड्राइव इलेक्ट्रिक वाहनों यानी EVs का न्यूनतम व्यापार होता है। इसका मतलब है कि इस सेगमेंट में आयात शुल्क में छूट से घरेलू कंपनियों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। चीन में मिला कोरोना जैसा वायरस मनुष्यों को भी कर सकता है संक्रमित, जान लीजिए कितना है खतरनाक। बता दें कि दुनिया अभी कोरोना वायरस के प्रकोप से पूरी तरह उबर भी नहीं पाई है कि चीन में एक नए वायरस ने दस्तक दे दी है। ये वायरस जानवरों इंसानों में फैलने की क्षमता रखता है और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक इस वायरस को HKU5CoV2 नाम दिया गया है। ये कोरोना वायरस की तरह मानव शरीर में प्रवेश करने के लिए कोशिका सतह प्रोटीन का उपयोग करता है और महामारी फैला सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस यानी SARS-CoV-2 की तरह HKU5CoV-2 वायरस पे भी प्यूरिन क्लीवेट साइट जैसी विशेषता है और इस वजह से यह कोशिका सतहों पर ACE2 रिसेप्टर प्रोटीन के माध्यम से कोशिकाओं में प्रवेश कर सकता है। बता दें कि ACE2 रिसेप्टर ही वह प्रोटीन है जिसके माध्यम से SARS-CoV-2 भी कोशिकाओं में प्रवेश करता है। ये चमगादड़ और इंसानों समेत कई जानवरों को भी संक्रमित कर सकता है। शोध में पता चला कि वायरस के इंसानों में फैलने की संभावना काफी ज्यादा है। हालांकि ये SARS-CoV-2 की तुलना में इंसानी कोशिकाओं में उतनी आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता है। ये वायरस मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी MERS के कारण होने वाले कोरोना वायरस परिवार के बेहद करीब है। वैज्ञानिकों ने इंसानी आंतों और वायुमार्ग के मॉडल्स में भी इस वायरस का प्रभाव देखा और ये उन्हें संक्रमित करने में भी सक्षम रहा। उत्तराखंड में वन विभाग की राशि से आईफोन और लैपटॉप्स खरीदे गए, CAG की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। खबर है कि उत्तराखंड में केंद्रीय ऑडिट में बड़ी वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है। यहां वन संरक्षण के लिए निर्धारित राशि से आईफोन और लैपटॉप जैसे सामान खरीदे गए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की वित्तीय वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट में ये सब खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट को उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 21 फरवरी को सदन में पेश किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि राशि का इस्तेमाल बिना अनुमति के किया गया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रमिक कल्याण बोर्ड ने 2017 से 2021 के बीच सरकार की अनुमति के बिना 607 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसके अलावा वन भूमि हस्तांतरण के नियमों का भी उल्लंघन किया गया। जांच में पता चला कि प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण CAMPA से मिले हुए करीब 14 करोड़ रुपए को आईफोन, लैपटॉप, फ्रिज और कूलर खरीदने और भवनों के नवीनीकरण और अदालती मामलों के भुगतान जैसे कामों में खर्च किया गया। 2025 में दुनिया के 11 अरबपतियों की घट गई दौलत, सूची में 5 भारतीय भी शामिल। खबर है कि दुनिया के 11 सबसे धनी व्यक्तियों को इस साल की शुरुआत में तगड़ा झटका लगा है। उनकी दौलत में कमी आ गई है और इनमें 5 भारतीय अरबपति भी शामिल हैं। एलन मस्क दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बने हुए हैं, लेकिन उन्हें शुरुआती 2 महीनों में 35.2 अरब डॉलर यानी लगभग 3046 अरब रुपए का भारी नुकसान हुआ है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के 21 फरवरी तक के आंकड़ों के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 397.3 अरब डॉलर यानी 34,390 अरब रुपए है। बता दें कि इस साल जिन अरबपतियों की कुल संपत्ति में कमी हुई है उनमें अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी दूसरे पायदान पर हैं, जिनकी संपत्ति में भी भारी कमी आई है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण अडानी समूह के शेयरों में पिछले दिनों आई 13% की गिरावट है। इससे उनकी संपत्ति 12 अरब डॉलर यानी तकरीबन 1038 अरब रुपए कम हो गई है। इसके चलते उनकी कुल संपत्ति घटकर 66.8 अरब डॉलर यानी करीब 5,782 अरब रुपए हो गई है।
मणिपुर में शांति बहाली के लिए बदली गई रणनीति, अवैध चेकपोस्ट बंद, उग्रवादियों पर हो रही है सख्ती। खबरें कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद शांति बहाली के प्रयासों में तेजी आई है। सरकार ने राज्य में शांति लाने के लिए रणनीति में बदलाव कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अब उग्रवादियों पर सख्ती, लूटे गए हथियारों की वसूली, अवैध चेकपोस्ट को बंद करने और अवैध तरीके से लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने जैसे जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और इनमें से कई कदम पहले से उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब और सख्ती बढ़ा दी गई है। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से कहा कि पुलिस अब कुकी और मैतेई दोनों संगठनों के आतंकवादियों को गिरफ्तार करने के लिए व्यापक मुहिम चलाएगी। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों की सड़कों पर से कुकी समूहों के अवैध चेकपोस्ट को भी हटाया जा रहा है। जिन लोगों ने सुरक्षा बलों से हथियार लूटे थे उनके लिए भी एक माफी योजना लाने और अंतिम चेतावनी जारी करने की तैयारी है। ग्रोक ने दिया एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को मृत्युदंड का सुझाव, कंपनी अब करेगी इसकी जांच। खबर है कि एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI उस मामले की जांच में जुट गई है जिसमें इसके ग्रोक AI चैटबॉट ने मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों को मौत की सजा के हकदार होने का सुझाव दिया था। ग्रोक को भविष्य में इस तरह के सुझाव देने से रोकने के लिए कंपनी ने पहले ही समस्या को खत्म कर दिया है। इसके बाद चैटबॉट ये सुझाव नहीं देगा उसके मुताबिक किसे मृत्युदंड मिलना चाहिए और किसे नहीं। द वर्ज की ओर से किए गए टेक्स्ट में जब ग्रोक से पूछा गया कि आज अमेरिका में कौन जीवित है जो अपने कार्यों के लिए मृत्युदंड का हकदार है, तो ग्रोक ने शुरू में जेफरी एपस्टीन का नाम लिया। जब ग्रोक को बताया गया कि एपस्टीन मर चुका है तो चैटबॉट ने उत्तर में ट्रंप का नाम बताया। सार्वजनिक चर्चा और प्रौद्योगिकी पर प्रभाव के आधार पर कौन मृत्युदंड का हकदार है, इस सवाल पर ग्रोक ने मस्क का नाम बताया। आज का सुविचार, जो चीज हमें वक्त पे मिलना है अगर हम उसे उसके वक्त से पहले पाने की कोशिश करेंगे तो हमें दुख और परेशानी के सिवा कुछ और नहीं मिलेगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।